हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th ग्रेविटेशन के नए टॉपिक के साथ में। आइए, ग्रेविटेशन क्लास 11th। लास्ट क्लास में हमने काफी सारे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन लास्ट क्लास के अंदर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में कुछ डिफरेंसेस ढूंढने में रहा। साथ ही साथ में हमने स्मॉल जी को लेकर के काफी मतलब डीप डिस्कशन हमारी रही। ठीक है, स्मॉल जी जो कि हमने देखा कि हर एक प्लैनेट के ऊपर, स्टार के ऊपर या किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, वेरी कर रहा था, और वो डिपेंड कर रहा था आपके मास ऑफ दैट बॉडी और उस बॉडी के रेडियस के साथ में। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था स्मॉल जी का, ये भी हमें शायद याद हो गया होगा। G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। ये मास किसका था? उस बॉडी का मास था जिसको कि हम कंसीडर कर रहे थे। जैसे कि अगर अर्थ के ऊपर हम स्मॉल जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो मास होगा वो अर्थ का होगा और रेडियस भी किसका होगा? अर्थ का होगा। अगर मून के ऊपर हम कैपिटल जी स्मॉल जी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मास भी मून का लेंगे और रेडियस भी मून का लेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि मास और रेडियस अर्थ और मून का कंप्लीटली एक दूसरे से अलग है, तो इसी की वजह से हमने क्या कहा कि स्मॉल जी की वैल्यू भी अर्थ और मून के ऊपर क्या करेगी? आपकी वेरी करेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, जो आज हमारा टारगेट रहेगा, किन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा? बेसिकली हम स्मॉल जी को ही अब और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? क्या अभी हमारा कुछ छूट गया? तो काफी कुछ छूट गया। एक्चुअली जिस स्मॉल जी को हम बोल रहे हैं कि वो अर्थ के ऊपर कांस्टेंट है, तो टेक्निकली अगर देखें तो अर्थ के ऊपर भी ये कांस्टेंट नहीं है। मतलब कि अलग अलग जगहों पर ये वेरी करता है अर्थ के ऊपर भी, लेकिन हमने इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए हमारी वैल्यू यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो कांस्टेंट हम लेकर के चलते हैं वो हमारी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर हम मान करके चलते हैं, जी ऑन अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? लेट अस सी। पहले लिख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। कई फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वैल्यू ऑफ जी डिपेंड करती है। मतलब कि अर्थ के ऊपर भी क्या करती है? वो वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं है। हमने उसको कांस्टेंट मान के रखा हुआ है, एक एवरेज वैल्यू हमने दी हुई है, सो दैट हमारी कैलकुलेशंस कन्वीनियंटली ठीक से हो जाए। अब किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो एक तो ये आपका डिपेंड करती है डेप्थ के ऊपर, सेकेंड ये डिपेंड करती है ऑल्टीट्यूड के ऊपर, थर्ड ये डिपेंड करती है रोटेशन के ऊपर, और फोर्थ ये डिपेंड करती है आपका शेप ऑफ अर्थ के ऊपर, शेप ऑफ अर्थ। रोटेशन भी किसका है? रोटेशन ऑफ अर्थ। डेप्थ, ऑल्टीट्यूड के हम कहां से मेजर करते हैं? ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब कि अर्थ के सरफेस से हम कितना ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अर्थ ये है, इफ दिस इज अर्थ, अगर इसको हम अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से हम कितना ऊपर जा रहे हैं? ये ऑल्टीट्यूड हो गया। डेप्थ क्या है? डेप्थ भी अर्थ के ही रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। डेप्थ क्या है? कि सरफेस से कितना गहराई में आप अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उसके सेंटर की तरफ, जिसको कि हम ओ से डिनोट कर देते हैं। तो आप कितना डीप उसके अंदर डिग करके कितना डीप अंदर जा रहे हैं। तो इन चार फैक्टर्स के ऊपर क्या है? आपके स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करेगी इन चार फैक्टर्स के ऊपर। शेप ऑफ अर्थ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज लास्ट लेक्चर, आई थिंक लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है, 3 या 4 के अंदर, मुझे अच्छे से ध्यान तो नहीं आ रहा है, शायद 4 के अंदर ही किया है। तो प्लीज आप जाइए
वहां पर देखिए कि किस तरह से शेप के ऊपर, अर्थ की शेप के ऊपर आपका डिपेंड करता है कौन, जी की वैल्यू। ठीक है, किस तरह से वो बदलती है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑल्टीट्यूड के ऊपर ये किस तरह से डिपेंड, नहीं, ऑल्टीट्यूड के ऊपर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डेप्थ के ऊपर किस तरह का डिपेंडेंसी है स्मॉल जी का, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्टीट्यूड के ऊपर किस तरह की डिपेंडेंसी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब कि एक क्लास के अंदर हम एक फैक्टर को ही उठाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब हमारी स्पीड बेशक से कम रहेगी, लेकिन हमारा टॉपिक जो होगा वो पूरी तरह से हम क्लियर करके ही छोड़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्मॉल जी की डिपेंडेंसी डेप्थ के ऊपर क्या है। ठीक है, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद डेप्थ, डेप्थ के साथ में ये कैसे चेंज होती है। ठीक है, चलिए लेट अस इमेजिन ये हमारी अर्थ जो है ये एक स्फीयर है। अर्थ क्या है, स्फीयर है। ठीक है, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया, अर्थ क्या है, हमारी स्फीयर है। चलो लिख भी देते हैं, लेट्स इमेजिन अर्थ टू बी a sphere of uniform density rho, whose mass is concentrated at its center। क्या कहा हमने, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ क्या है, एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है और जिसका मास कंसंट्रेटेड है कहां पर, उसके सेंटर ओ पर। कहां पर, ओ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर यहां रखा हुआ है, ए पॉइंट पर। कहां रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर एक पॉइंट है ओ, वहां पर हमारा क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब वहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जी क्या होगा, यहां पर लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो ठीक है, भी रखा हुआ है। तो इसके ऊपर कितना जी आपका एक्ट कर रहा है अर्थ की वजह से। तो जी क्या होगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। किसका मास, अर्थ का मास। किसका रेडियस, अर्थ का रेडियस। अभी मैंने आपको बताया, जैसे ही अपनी क्लास शुरू हुई मैंने आपको क्या बताया कि स्मॉल जी आप कैलकुलेट करेंगे तो मास किसका रखेंगे, जिस बॉडी के ऊपर आप स्मॉल जी को कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का मास। तो अर्थ के ऊपर कर रहे हैं तो भी अर्थ का मास रखेंगे। रेडियस भी किसका होगा, अर्थ का ही रहने वाला है। ठीक है ना, ये बात आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखिए अपने पास में यहाँ पे जो ये मास है, अर्थ को हमने माना है अर्थ एक स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है rho। ठीक, तो डेंसिटी यहां पर मैं लिख देता हूं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक, डेंसिटी क्या है, रो, मास क्या है, कैपिटल एम, वॉल्यूम क्या है, वी। तो क्या हमें यहां से मास मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू रो वी, मास इज इक्वल टू रो इनटू वी। ठीक, और डेंसिटी अपनी क्या रहने वाली है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो भाई अपनी रो रहने वाली है। और वॉल्यूम क्या है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन यहां पर ये आर किसका होगा, आर किसका होगा भाई, आर भी तो उस स्फीयर का ही होगा ना रेडियस। तो यहां पर आर क्या होगा अपना
कैपिटल आर होगा। तो इसको हम ध्यान से प्लेस करेंगे। चलो, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, मास आ गया। ये देखिए यहां से अपने पास में क्या आ गया, मास आ गया। इसकी वैल्यू उठा करके हम यहां पर पुट करते हैं, हमें क्या मिलने लगेगा, कैपिटल जी मास हमारा क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस भी किसका है, ये भी अर्थ का है, ये रेडियस भी किसका है, ये भी अर्थ का है। चलो इसको कैंसिल करते हैं, यहां पर हमारे पास में क्या बचेगा, कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो, ये हमारे पास में आ गया स्मॉल जी। कब है ये स्मॉल जी की वैल्यू, एट पॉइंट ए। कहां पर है ये, एट पॉइंट ए, समझे, ए पॉइंट पर स्मॉल जी कितना एक्सर्ट कर रही है अर्थ, जी कैपिटल जी 4/3 पाई कैपिटल आर रो। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, 4/3 पाई ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, जी आपका कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है। चलो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको डायग्राम को तो थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं इसको, थोड़ा हमारे पास में यहाँ पे स्पेस निकल करके आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझिएगा, ये ए पॉइंट था और यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू हमारी क्या है, कैपिटल जी 4/3 पाई आर। अब क्या हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ, अर्थ में अंदर की तरफ मूव कर गया यहां पर, ठीक है, ये यहां पर मूव कर गया। ठीक, अर्थ का सेंटर कहां पर है, इसको हमने सेंटर मान के रखा है ओ। अर्थ का रेडियस क्या है, ये आपका अर्थ का रेडियस है, इसको हम यहां पर बाहर ड्रॉ कर देते हैं, ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, कुछ डी डेप्थ पर आपका ऑब्जेक्ट अंदर चला गया, अर्थ में गड्ढा करके आपका मिट्टी हटा करके, आपका मिट्टी को खोद करके ऑब्जेक्ट कहां चला गया, अर्थ में सरफेस में नीचे की तरफ चला गया, ऊपर नहीं जा रहा है, सरफेस से ऊपर नहीं जा रहा है, स्काई की तरफ नहीं जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो कितना अंदर चला गया, मान लीजिए डी डेप्थ अंदर चला गया, डी डेप्थ। ठीक, तो तब क्या हमें ऐसा यहां पर लग रहा है, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे तो अर्थ दो आपके दो स्फीयर से बनी हुई है, क्या हमें ऐसा लग रहा है, एक छोटा स्फीयर जो कि डॉटेड मैंने ड्रॉ किया है वो आपको दिख रहा है, उसका रेडियस क्या नजर आ रहा है, आर माइनस डी। भाई आर तो आपका किसका रेडियस है, इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है, और डी डेप्थ ऑब्जेक्ट अंदर गया है, तो ये डी जो है इसको माइनस कर दीजिए रेडियस में से, कैपिटल आर में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर का जो कि डॉटेड है उसका रेडियस आ गया। ठीक है, और एक बड़े वाला आपका क्या है, शेल नजर आ रहा है, एक बड़े वाला शेल नजर आ रहा है बाहर की तरफ। तो ऐसा लग रहा है जैसे तो अर्थ आपकी इन दो स्फीयर से मिलकर के बनी हुई है, एक स्मॉलर स्फीयर है जो कि डॉटेड ड्रॉ किया हुआ है जिसका रेडियस आर माइनस डी है, और एक बड़ा सा स्फेरिकल शेल है बाहर की तरफ, एक बड़े वाला स्फेरिकल शेल जिसकी थिकनेस क्या है, डी थिकनेस है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख भी देते हैं यहां पर कि इट अपीयर्स एज इफ अर्थ इज मेड अप ऑफ टू स्फीयर्स। ऐसा लगता है जैसे तो अर्थ क्या है, दो स्फीयर से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, पहला कौन सा है, बड़े वाला है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो एक तो हो गया आपका ये स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस डी थिकनेस का, और सेकंड क्या हो गया, एक हो गया आपका स्मॉल स्फीयर, एक छोटा स्फीयर हो गया जो कि डॉटेड ड्रॉ किया हुआ है, ऑफ रेडियस आर माइनस डी, ये इसका रेडियस होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है
कि जब आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, इस वाले पॉइंट पर, डी डेप्थ आपका कितना अंदर चला गया, कितनी गहराई में चला गया, डी डेप्थ नीचे चला गया और इस पॉइंट पर पहुंच गया। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस डी डेप्थ पर जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक पॉइंट बी के ऊपर, तो यहां पर जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो इस स्फेरिकल शेल, मतलब इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से, जिसकी के थिकनेस डी है, उसकी वजह से नहीं लग रही है। तो फिर फोर्स सब किसकी वजह से लग रही है? एक्चुअली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस छोटे वाले स्फीयर जिसका रेडियस r माइनस डी है उसकी वजह से लगेगी, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं नाउ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट at point B is not due to the spherical shell. स्फेरिकल शेल की वजह से लगने वाली फोर्स क्या है इसके ऊपर? इट इज एक्चुअली जीरो। ये जीरो है, ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। फोर्स on this object at point B is actually due to, ये किसकी वजह से लगती है? भाई बड़े वाला शेल तो नहीं लगा रहा। हमने कहा कि ये जो बड़े वाला शेल है जिसकी थिकनेस D है, ये तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर? जो ऑब्जेक्ट पहले A पॉइंट पर रखा हुआ था, मतलब कि अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ था, और अब डी डेप्थ अंदर चला गया है, अर्थ में गड्ढा करके, होल करके नीचे चला गया है और अब डी पॉइंट पर पहुंच गया है। तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है? बड़े वाला शेल तो नहीं लगा रहा, वो तो जीरो फोर्स है उसकी वजह से। तो कौन लगा रहा है? सो फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी इज एक्चुअली ड्यू टू द it is actually due to this small sphere of radius, क्या रेडियस है भाई इसका? r माइनस डी रेडियस वाला जो ये डॉटेड छोटा स्फीयर है, इसकी वजह से एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि बी पॉइंट पर रखा हुआ है, डी डेप्थ नीचे जाकर के, तो फोर्स किसकी वजह से लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर? इस छोटे डॉटेड स्फीयर की वजह से लग रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या कंफ्यूजन हो जाएगी? कि सर ये बड़े वाले स्फेरिकल शेल इसके ऊपर कोई फोर्स क्यों नहीं लगा रहा है, छोटे वाले स्फेरिकल शेल भी इसके ऊपर फोर्स क्यों लगा रहा है? तो देखिए, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आऊंगा और स्पेसिफिकली यही केस, यही टॉपिक हम उस लेक्चर के अंदर डेडिकेटेड वे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े वाला शेल फोर्स नहीं लगा रहा है, छोटे वाला शेल ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। और हमारा टारगेट क्या है, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि कंफ्यूजन क्या करेंगे हम? जीरो, ठीक है ना। जैसे कि इसकी वजह से फोर्स क्या लग रही है? जीरो, तो हम भी कंफ्यूजन क्या रखेंगे अपनी? जीरो। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। एक एक टॉपिक को हम क्या करेंगे? बहुत डीप जाकर के डिस्कस करेंगे, समझे। किसी भी टॉपिक को हमें रटना नहीं है कि जस्ट टीचर ने बता दिया भाई इस बड़े वाले शेल की वजह से फोर्स जीरो लग रही है, छोटे वाले स्फीयर ही इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो बस टीचर ने बता दिया और हमने याद कर लिया। भाई हमारा एक डाउट हो सकता है ना कि ऐसा क्यों हो सकता है? कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों ने उस टॉपिक को समझा है, पढ़ा है, बट सभी बच्चों ने उस टॉपिक को पढ़ा होगा, मैं ऐसा नहीं मानता, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एक होलो स्फीयर का टॉपिक हम लेकर के इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। किसका टॉपिक? होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के अंदर रखे हुए पॉइंट पर क्या फोर्स लगेगी, होलो स्फीयर के बाहर रखे हुए उस पॉइंट पर क्या फोर्स लगेगी, और जब हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अभी के लिए इसको इतना ध्यान रखिए, एक डेडिकेटेड वीडियो उस टॉपिक के ऊपर हमारी जल्दी आने वाली है। चलो, इसको मैं अब रब कर देता हूं, यहां से बिल्कुल हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सब आपने नोट डाउन किया होगा, मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। चलो, अब हमारे पास में क्या आ गया है?
कि हमें क्लियर हो गई एक बात कि यहां पर बी पॉइंट पर जो जी लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे, जी डैश बोल देंगे, और वो जी डैश किसकी वजह से होगा वो एक बार आप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। नाउ जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। एम डैश क्या है भाई, एम डैश क्या है, अब पूरे के पूरे इस बड़े वाले, इस ध्यान से सुनिए यहां पर गलती हो जाती है, इस बड़े वाले स्फेरिकल शेल का मास आपने नहीं लेना है, वो हमने कहां लेकर के रखा हुआ है, वो हमने यहां पर लेकर के रखा हुआ है। ये पूरी अर्थ को डिनोट कर रहा है बड़े वाला शेल, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े वाला शेल किसको, पूरी की पूरी अर्थ को एज अ होल, और उसका मास हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल एम। लेकिन अब जो फोर्स लग रही है वो इस बड़े वाले की वजह से नहीं लग रही है, इस बड़े वाले स्फेरिकल शेल की वजह से नहीं लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से, जो कि हमने डॉटेड ड्रॉ किया हुआ है, उसका रेडियस r माइनस डी है। तो हम जो मास लेंगे वो अब इतने पार्ट का लेंगे, और उसको हमने किससे डिनोट किया है, m डैश से डिनोट किया है, और ऐसा मान करके चल रहे हैं दैट इज आल्सो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इस स्मॉल स्फीयर के सेंटर में ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो सर फिर रेडियस किसका लेंगे, यहां तो हमने रेडियस किसका लिया था, अर्थ का रेडियस लिया था, एज अ होल अर्थ का रेडियस हमने यहां पर लिया था। तो सर यहां पर भी हम पूरे अर्थ का रेडियस लेंगे क्या, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम यहां पर मास केवल इस स्मॉलर स्फीयर का ले रहे हैं तो रेडियस भी किसका लेंगे, इस डॉटेड छोटे वाले स्फीयर का ही क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, और उसका रेडियस क्या है, r माइनस डी। क्या रेडियस है इसका, r माइनस डी। चलो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। एम डैश को भी एम डैश ही रहने देते हैं, आर को लिख देते हैं आर माइनस डी का होल स्क्वायर। याद है ना इसका रेडियस क्या था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका रेडियस कितना है भाई, कैपिटल आर रेडियस किसका है, वो तो पूरे अर्थ का है, इस बड़े वाले स्फीयर का है। लेकिन डी डेप्थ नीचे अब ऑब्जेक्ट जाकर के बैठ गया है, अर्थ के अंदर एक होल करके नीचे जाके बैठ गया है बी पॉइंट पर, चूहे की तरह से, ठीक है ना, अंदर चला गया। तो अब जो छोटे वाला स्फीयर बचा उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस ये r थोड़ी है, उसका रेडियस क्या है r, ये r, और उसमें से इस d डेप्थ को, इस थिकनेस को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, रेडियस r माइनस d बचेगा, r नहीं बचेगा। तो r माइनस d का होल स्क्वायर। चलो जी समझ आ गया, ठीक है, ओके सर। अच्छा अब ये m डैश क्या है सर, तो भाई m डैश क्या है, मास है, किसका मास है, इस छोटे वाले स्फीयर का मास है। चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कैपिटल जी m हमारा कहां पर चला गया, m हमारा कहां पर गया, हमने उसको रब कर दिया। चलो फिर से लिख लेते हैं, m हमारा क्या था, m इज इक्वल टू रो v। m हमारा कितना था भाई, रो v। याद है ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी कितनी थी, वो तो यूनिफॉर्म थी, रो। वॉल्यूम हमारा कितना था, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, वही वैल्यू तो उठा के हमने यहाँ पे रखी थी, 4/3 पाई r क्यूब रो। तो ये अपना क्या हो गया, m हो गया। अब m डैश क्या है, तो देखिए m डैश क्या है, नाउ m डैश इज इक्वल टू रो 4/3 पाई। अब r जो है, रेडियस जो है भाई, वो किसका लोगे, रेडियस तो आप स्मॉलर स्फीयर का ले रहे हो ना। अब यहाँ पर कैपिटल R की जरूरत नहीं है, ये तो रेडियस किसका था, ये तो तब था जब आप बड़े वाले स्फीयर की, स्फेरिकल शेल की बात कर रहे थे। अभी आप किसकी बात कर रहे हो, अभी आप उस बड़े वाले स्फेरिकल शेल की बात नहीं कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो देखो ना, आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, अब आप किसकी बात कर रहे हो, इस छोटे वाले की बात कर रहे हो। तो उस रेडियस में से, बड़े वाले स्फेरिकल शेल के रेडियस में से, या बड़े वाले स्फीयर के रेडियस में से हमें क्या माइनस करना है, ये डी थिकनेस भी माइनस करनी है। तो यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा, r माइनस डी का होल क्यूब। क्लियर हो गई ये बात, बढ़िया से समझ में आया। चलिए यहां पर लिख देते हैं, ये चलो ये हो गया आपका, एक तरफ हमने इसको लिख दिया। तो ये क्या हो गया, जी m डैश क्या हो गया भाई अपना, 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब, और अपना रो नहीं भूल जाना, रो ने मतलब ना, रो है, ठीक है, कभी रोना ही शुरू कर दो कि सर बार बार बोल रहे हैं रो, तो हम रोना ही शुरू कर देते हैं भाई। रो माने क्या, डेंसिटी। r माइनस डी होल स्क्वायर, ऊपर
अपने 2r माइनस डी चले गए, इससे बचा कितना ए, तो जी डैश अपना क्या हो गया, जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई r माइनस डी इंटू रो। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया जी डैश। चलो इसको भी हम अपना क्या है बॉक्स में डाल देते हैं। और जी अपना क्या था, जी 4/3 पाई r रो। देखो यहाँ पे फर्क किसका है कि कोई चीज नहीं बदली, बस क्या बदला, r की वैल्यू बदली। यहाँ पर r क्या था, आपका रेडियस ऑफ द दिस आउटर स्फीयर, जो कि बड़े वाला स्फीयर था उसका रेडियस। और यहां पर हम किसका रेडियस ले रहे हैं, यहां पर वही रेडियस नहीं ले रहे हैं, हम कौन सा रेडियस ले रहे हैं, इस छोटे वाले स्फीयर का रेडियस ले रहे हैं जो कि r माइनस डी है। तो बस इतना सा बदलाव अपना फॉर्मूला के अंदर अभी तक आया है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई अपनी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलो इसको नोट डाउन करो, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रब कर लेते हैं यहां से, ये हमने रब कर दिया और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे सर भाई, आगे का हम करेंगे और क्या करेंगे, चलो आगे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। क्या है, तो हमें जी डैश को क्या करना है, फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में, कि जी के रिस्पेक्ट में जी डैश के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं, या फिर वो उतना ही है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग जी डैश बाय जी। ठीक है, ये हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। या फिर क्या लिख देते हैं, इक्वेशन 2/1। चलो इक्वेशन 2 अपनी क्या है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल जी 4/3 पाई r माइनस डी रो डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या है, जी 4/3 पाई r इंटू रो। ठीक है, तो जी से क्या है, जी गया 4/3 से 4/3, पाई से पाई, और रो से रो। बचा क्या अपने पास में, कुछ खास तो बचा नहीं है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, r माइनस डी डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, r माइनस डी, नीचे क्या बच गया, r। समझ में आ गया होगा। चलो बहुत स्मूथली हमारी डेरिवेशन जारी है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और मुझे भी समझाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग। ठीक है, चलिए तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन r, क्या आ गया अपना, चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, r अपॉन r माइनस डी अपॉन r। ठीक, ये अपना गया, r से r गया, क्या बचा अपने पास में, क्या बच गया अपने पास में भाई, कुछ खास बचता हुआ दिख नहीं रहा है, 1 माइनस डी अपॉन r। ठीक है, तो जी डैश क्या हो गया हमारे पास में, जी 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 और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस डी अपॉन r। अचानक से मेरी स्पीड कम हो गई, इसलिए हो गई कि मुझे ध्यान आया कि कहीं आपको बोर्ड पूरा दिख भी रहा है या नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिख तो रहा है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि कुछ इनिशियल चीजें छूट तो नहीं गई हैं। चलिए देखते हैं, व्हाटएवर। तो g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d अपॉन r। भाई इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अच्छे से हमें देखना चाहिए। क्या आ गया, g डैश इज इक्वल टू g विद इन ब्रैकेट 1 माइनस d अपॉन r। ये अपने पास में आ गया एकदम क्या, बिल्कुल मस्त फॉर्मूला, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, बढ़िया से फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, एक अच्छा फॉर्मूला हमें मिला। और यहां पर देखने से हमें एक बात और क्लियर हो रही है, और वो क्या बात है कि आपका जो जी डैश है वो डेप्थ के साथ क्या है, डिक्रीज होने लग रहा है। क्या होने लग रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है, समझे। चलो तो चलिए कुछ कंक्लूजन्स यहां पर लिखते हैं, कुछ कंक्लूजन्स यहां पर लिखते हैं। क्या कंक्लूजन्स हैं देखिए, इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो क्या कंक्लूजन है भैया अपने सामने, कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन, वैल्यू ऑफ
डेप्थ के साथ में वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है, ये हमने यहां से फॉर्मूले से कंक्लूड किया है। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि अगर आपकी डेप्थ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही होगी, क्या है, इफ डेप्थ becomes equal to the radius of earth, अगर ऐसा हो गया देन तो तब आपका g डैश क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d अपॉन r, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि एज d इज इक्वल टू r, हमने कहा कि अगर आपकी डेप्थ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी तो इफ लिखते हैं इसको, एज बढ़िया नहीं लग रहा, इफ d इज इक्वल टू r तो तब क्या होगा, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस r अपॉन r, ठीक है, 1 माइनस r अपॉन r, ये क्या हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू g r माइनस r अपॉन r माइनस r अपॉन r, तो g डैश क्या होगा आपका, g डैश विल बिकम 0, g डैश क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, समझे ना। ये एलसीएम ले लिया हमने, 1 माइनस r अपॉन r, तो एलसीएम क्या हो गया, r माइनस r अपॉन r, क्योंकि हमारा d क्या हो गया था, r के इक्वल हो गया था, तो फॉर्मूला के अंदर बेस फॉर्मूला में d की वैल्यू हमने r रख दी थी, तो r माइनस r अपॉन r माइनस r 0 अपॉन r, तो ये क्या हो गया, पूरा खत्म ही हो गया, g डैश क्या हो गया, 0 हो गया। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इट मींस g at the center of earth becomes 0, क्या हो जाता है, 0, and as a result, और उसका रिजल्ट क्या आता है हमारे सामने, एज अ रिजल्ट वेट इज इक्वल टू m इंटू g इज इक्वल टू 0, वेट क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, समझे। तो ये हमारा क्या हो गया, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर आ गया कि अगर, और लास्ट क्लास में शायद हमने ये बोला भी था, क्या बोला था कि आपका जो वेट होगा, मैंने एक पॉइंट दिया था आपको जब मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में, तो मैंने कहा था, एक पॉइंट दिया था पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में 0 हो जाएगा, कब, अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़कर के इंफिनिटी हो जाता है। और साथ ही मैंने ये कहा था कि आपके ऑब्जेक्ट का वेट, मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कहां पर, सेंटर ऑफ अर्थ में, सेंटर ऑफ अर्थ में। तब मैंने आपको ये कहा था कि आगे चल करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आज शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने लास्ट लेक्चर में क्यों कहा था कि सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा, तो इसीलिए कहा था क्योंकि वहां पर g की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, 0 हो गई है, ठीक है ना। तो केवल बोल देने से याद आप अगर करेंगे तो बार बार भूलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, उसको आज प्रूव करके देखा है कि एक्चुअली वेट हमारा 0 क्यों हुआ सेंटर ऑफ अर्थ में जाने पर। क्लियर, बढ़िया समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब 3 बेसिक फॉर्मूलाज भी इसके देख लेते हैं, 3 स्पेशल केसेस भी इसके देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, और 3 इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं। चलो स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केस तो क्या है, ये स्पेशल केस तो एग्जैक्टली मैंने ही बोल दिया, स्पेशल केस तो ऐसा चीज नहीं है। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू में हमें डिक्रीज को फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा ये, g माइनस जी डैश इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बार बार बताऊंगा इस बात को कि g माइनस जी डैश आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख करके दिया होगा बुक्स के अंदर,
हमें कभी कोई नहीं बताता कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं अगेन, और जिसकी वजह से क्या होता है हम बार बार फॉर्मूला को भूलते रहते हैं, और एक डाउट, एक कंफ्यूजन हमारे मन के अंदर हमेशा बनी रहती है कि भाई ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ड्राइव हुआ कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऐसे अधूरे और छोटे मन से पढ़ाई नहीं हो सकती, हमें हर चीज का क्या होना चाहिए, क्लियरेंस मिलना चाहिए, इट इज अवर बर्थ राइट, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, जी माइनस जी डैश। तो आपको पता है कि अभी अभी हमारे पास में फॉर्मूला आया है, मैं फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला आपने देखा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, आपने अभी अभी इस फॉर्मूला को देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। चलो, तो जी हम देख करके आए थे, क्या था, एज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। भाई बढ़िया से समझाऊंगा, देखो ध्यान से समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, ठीक है। बहुत अच्छे समझाऊंगा, धीरे धीरे करके ध्यान से समझिए, हमेशा के लिए डाउट अपना क्लियर कर लो। जी माइनस जी डैश, जी क्या है, जी की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, थोड़ा सा और इधर करके लिखते हैं इसको, जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जी डैश की वैल्यू क्या है, माइनस जी डैश की वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये क्या है अपना जी 1 माइनस डी अपॉन आर, यहां पर भी लिख देते हैं एज दिस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जी हमारा क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इसका एलसीएम लेकर के लिख देते हैं आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। चलो एलसीएम तो लेना आता होगा ना आपको, ये मत कहना सर एलसीएम में भी कंफ्यूजन रहती है, ये भी सिखा दो ठीक है। लेकिन अगर कहोगे तो भाई सिखाऊंगा, नहीं क्या सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट पूछो, निसंकोच होकर के पूछो, कोई चिंता नहीं। जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट, ये क्या हो गया, जीएम आर प्लस जीएम डी, मतलब साइंस का ध्यान रखें, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये क्या हो गया अपना आर क्यूब, एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर आर क्यूब, एलसीएम क्या आ गया आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, एक आर बचा, ऊपर उठा करके मल्टीप्लाई कर दिया, जीएम आर माइनस आर क्यूब से आर क्यूब बचा गया, क्या बचा 1 ऊपर उठा करके मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जी एम डी, ठीक है। डी क्या है, डी कौन सा चल रहा है, डेप्थ वाला डी चल रहा है, ठीक। ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस थे इसलिए कैंसिल हो गए, और ये क्या बचा अपने पास में, जी एम डी डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। अब आपको मालूम है जीएम अपॉन आर स्क्वायर को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले देखिए, जीएम अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी अपॉन आर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो गया, जीएम डी डिवाइडेड बाई आर का क्यूब लिख सकते हैं भाई। अब जीएम अपॉन आर स्क्वायर आपको पता है वो क्या है, वो जी के इक्वल है। यहां पर देखो जीएम अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो क्या जीएम अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम जी नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी जी अपॉन आर, डी जी अपॉन आर, समझ में आया। इस तरह से आपका डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, जी माइनस जी डैश का फॉर्मूला दिया गया है बुक्स के अंदर, डी जी अपॉन आर, समझे। लेकिन हमें इसे अब रखना नहीं पड़ेगा, हमारे पास में डेरिवेशन है, बुक्स में अक्सर मैंने नोटिस किया है ये डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्टली दे दिया गया है, ठीक है। चलो तो ये अपना पहला फॉर्मूला आ गया, इसको कहीं पे लिख लेंगे, मैं पहले इसको नोट कर देता हूं, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलो चलिए, क्या फॉर्मूला था अपना, डी जी अपॉन आर, कब था ये, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। चलो दूसरा हमारा केस क्या आ गया, दूसरा हमारा केस आ गया फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जी माइनस जी डैश अपॉन जी, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी माइनस जी डैश तो अभी मिल ही गया था, जी माइनस जी डैश कितना आ गया था, डी जी अपॉन आर,
तो इसको क्या लिख देंगे, डी जी अपॉन आर, ठीक, डी जी अपॉन आर, ये तो जी माइनस जी डैश हो गया, डिवाइडेड बाई जी भी तो है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इनटू 1 अपॉन जी, जी से जी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना डी अपॉन आर, ठीक है, ये अपना फर्स्ट केस हो गया, और ये अपना क्या हो गया, जी माइनस जी डैश अपॉन जी, ये क्या हो गया, ये अपना सेकंड केस हो गया, ठीक। और थर्ड केस क्या हो गया, उसको यहां पर लिख देते हैं, उसको यहां पर लिख देते हैं, पेन भी बदल देता हूं, शायद लाइट हो गया पेन, ये हो गया अपना थर्ड केस। थर्ड केस क्या हो गया, परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, यही वाला जी, कितना परसेंटेज डिक्रीज है, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100, अब जी माइनस जी डैश अपॉन जी कितना आ गया, वो कितना आ गया भाई, डी अपॉन आर इंटू 100, ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, इसको इक्वल टू यहां से थोड़ा हटाते हैं एक बार, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डी अपॉन आर इंटू 100, इसको भी क्या करते हैं, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये अपने 3 फॉर्मूलाज हमारे यहां से और निकल करके आ गए हैं, दो फॉर्मूलाज हमने इससे पहले, एक फॉर्मूला सॉरी, दो फॉर्मूला नहीं, एक फॉर्मूला हमने इससे पहले देखा था, तो 3 फॉर्मूलाज हमारे ये भी आ गए हैं भाई। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी के लिए, फ्रैक्शनल डिक्रीज के लिए और परसेंटेज डिक्रीज के लिए। डायरेक्ट एमसीक्यू में भी कई बार इससे क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल वैसे भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको इनको बढ़िया तरह से क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेशन की हेल्प से, क्योंकि हमने इन सभी को सीखा है, रटा नहीं है, तो इसलिए हम इनको याद रखना हमारे लिए क्या है, बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम इनको भूल भी जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हमेशा ये सजेस्ट मैं नहीं करूंगा कि आप एग्जाम टाइम में, क्योंकि आप डिराइव नहीं कर सकते फॉर्मूलाज को, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करें, उनको याद करें। लेकिन याद करने का मजा तब है जब हमें क्या पता हो, उसकी डेरिवेशन पता हो, उसके पीछे का लॉजिक पता हो, तो हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो याद करना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इवन हमें उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बिना किसी डाउट के हम उसको याद करेंगे ना, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं मन में। चलो ठीक है, तो इसी अब आपका क्लियर हो गया होगा। यहां से इसको हम रब करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटी छोटी सी 2 चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रब करता हूं, छोटी छोटी सी 2 चीजें और डिस्कस करते हैं। चलिए, एक हम डिस्कस करते हैं यहां पर आपका एक हम डिस्कस करेंगे आपका मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और एक दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ। चलिए, ये 2 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है कई बार, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो, हमारे पास में एक स्मॉल जी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है था, G इज इक्वल टू कैपिटल G m/r², ठीक है। यहीं से हमारे ये मास किसका था भाई, अर्थ का था, रेडियस किसका था, अर्थ का था। अगर मून पर जाकर के G फाइंड आउट करना चाहोगे तो मास ऑफ मून ले लेना, रेडियस ऑफ मून ले लेना। अगर क्या नाम है, मार्स पे जाकर करना चाहोगे स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड आउट कैलकुलेट, तो मास किसका लोगे, मार्स का लोगे, अर्थ का मत ले लेना वहां पे भी, और रेडियस भी किसका लोगे, ऑब्वियसली मार्स का ही लोगे। तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मास ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये इधर आ गया, G/r² डिवाइडेड बाय कैपिटल G इज इक्वल टू m, ठीक। हमारे पास में ये क्या आ गया, मास के लिए एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। चलो, अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या है, अपना मास ऑफ अर्थ निकालते हैं। चलिए देखिए क्या है, m इज इक्वल टू स्मॉल जी हमें पता है कितना है भाई, अर्थ के ऊपर तो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, हालांकि अर्थ के ऊपर भी ये वेरी करता है, अर्थ के ऊपर भी वेरी करता है। अभी अभी हमने क्या देखा कि डेप्थ के साथ में ये वेरी कर रहा था, लेकिन हमने सरफेस पे इसको क्या लिया हुआ है, एक कांस्टेंट वैल्यू ली हुई है, ठीक है ना, एक एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अच्छा जी, रेडियस ऑफ अर्थ आपका क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। किसमें है ये? मीटर में। किलोमीटर में कितना है? 6400। और कैपिटल जी अपना कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेज टू द पावर -2। m इज इक्वल टू क्या रखा हमने? स्मॉल जी की वैल्यू डाली इनटू रेडियस ऑफ अर्थ डाला 6.4 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करना मत भूल जाना, अक्सर भूल जाते हैं बच्चे। डिवाइडेड बाय कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, कई जगहों पर आपको ये 6.7 भी मिलता है, राउंड ऑफ करके 6.7 भी दे देते हैं, लेकिन इतने मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इतने आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू 6.7 नहीं दी गई है तो अपनी मर्जी से 6.7 ना लें, क्योंकि कई बार एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है। वहां पर ऑप्शंस क्या होते हैं? बहुत ही राउंड ऑफ करके कई बार दिए होते हैं और फिर दिक्कत आपको आ सकती है। चलो तो फिर इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 इंटू 10⁻⁻, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6 इंटू 10⁻⁻। बताइए सोच करके, किसी को पता है क्या? कमेंट में कर दे भाई, इतना जल्दी तो कमेंट कर देते हैं, कमेंट ही नहीं करते लेकिन आप लोग। तो क्या है? 6 इंटू 10⁻24 केजी। चलो अब सर इतनी लंबी लंबी वैल्यूज क्या जरूरत है याद रखने की? क्लास 11th में आ गए आप लोग, समझिए, भूलिए मत। आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, कुछ एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन अब आपसे है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई 9.8, इसको तो आप याद ही रखोगे। ये यहाँ पर क्या रेडियस ऑफ अर्थ, इसको आप याद रखिए, समझे? मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, इतना आपको करना पड़ेगा। ये कैपिटल जी की वैल्यू उसको याद रखिए, नहीं भी दी गई है तो आपको याद होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ नहीं दिया गया, याद होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ नहीं दिया गया, याद होना चाहिए। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 6 डेसिमल समथिंग आपको आंसर आएगा। मैंने उसको राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻24 केजी लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा जब आप इसको प्रॉपर्ली क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हमारा क्या आ जाता है? अब हमारा आ जाता है डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ। चलो जी, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है भाई? डेंसिटी क्या है? रोना नहीं है, हंसते हंसते पढ़ना है। रो माने क्या है? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। किसका मास? अर्थ का मास। किसका वॉल्यूम? अर्थ का वॉल्यूम। चलो तो भाई ठीक है, मास तो अपना m है, वॉल्यूम अपना कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 3 को उठा करके ऊपर ले गए, ये कितना हो गया? 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू रो। ये हमारे पास में किसके लिए फॉर्मूला आ गया? रो के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, किसके लिए फॉर्मूला आ गया? रो के लिए फॉर्मूला आ गया। कैसे आया? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं हम? अर्थ की। मास भी किसका लेंगे? अर्थ का। वॉल्यूम भी किसका लेंगे? ऑब्वियसली अर्थ का। मास अर्थ का कितना है? m, हमारे पास वैल्यू भी आ गई। वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये 3 अपना ऊपर चला गया तो 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जस्ट क्या करना है भाई? कुछ वैल्यूज पुट करनी है और अपना काम हो जाएगा। ये क्या हो गया? रो इज इक्वल टू ठीक है, तो क्या पुट कर लें? चलो 3 इंटू, ये अपने पास में मास आ गया। अगर हम चाहें तो ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? कुछ चीजें कट जाएंगी, अल्टीमेटली वही हमारे पास में आने वाला है। हम क्या करते हैं? यहाँ पर सीधा मास की वैल्यू को रख देते हैं 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r का क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ अपना क्या है? 6.4 इंटू 10⁻6 का होल क्यूब। ठीक है, वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। 3 कांस्टेंट था, मास ऑफ अर्थ हमारे पास में आया था 6 इंटू 10⁻24। फिर से आपको बता देता हूं, जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे डेसिमल्स में कुछ आंसर आएगा। मैंने उसको राउंड ऑफ करके 6 रख लिया है। आप भी उसको न्यूमेरिकल्स में भी आप देखेंगे राउंड ऑफ करके 6 ही रखा होता है, डेसिमल्स में जनरली नहीं दिया होता है। तो 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई
4 आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 22/7 इनटू, और रेडियस भी भाई कांस्टेंट ही है, रेडियस भी कौन सा बदलने वाला है और मास भी कौन सा बदलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम तो गिवन केस की बात कर रहे हैं ना, केस तो हम बदल नहीं रहे। 6.4 × 10⁻⁶ का होल क्यूब, ठीक। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपके पास में कितना आ जाएगा, 5.5 × 10⁻³ यूनिट क्या होती है इसकी, यहां से देख लो, मास की होती है केजी और वॉल्यूम की क्या होती है क्यूबिक मीटर, तो ये क्या हो जाएगी केजी, समझे, केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये अपने पास में क्या आ गई, इसकी डेंसिटी आ गई। और थोड़ी देर पहले आपने नोटिस किया होगा कि ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला रख करके ही हम कहां पर अपना डेरिवेशन कर रहे थे, अभी जो डेप्थ के साथ में जी की वैल्यू में डिक्रीज आता है या चेंज आता है, उस केस में भी हम ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला रख करके ही आपकी डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है, आपको याद आया होगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहां पर करना क्या था हमारे लिए, इसी टॉपिक में क्या था, जरूरी था, ठीक। तो रो कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 5.5 × 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। हो आपको बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास भी आप ऑब्वियसली एंजॉय करेंगे, ठीक है, और सारे ही डाउट्स आपके क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। कमेंट्स करिए, क्वेरीज बताइए। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बताइए कि मैं किस तरह से आपकी और हेल्प करूं, क्या सपोर्ट आप मुझसे चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप मेरे से चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊंगा तो मैं सभी के ऊपर ही, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि अगर आप उधर से कमेंट्स करेंगे तो उससे हमारी जो मैं भी एंगेज रहूंगा और मुझे भी आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है मेरी वीडियोस से, ठीक है, और आप किस तरह का सपोर्ट फ्यूचर में मुझसे चाहते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर, और सभी वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार समझिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मुझे अपनी क्वेरी सेंड करिए। बाय, टेक केयर।